हेलो बच्चों, वेलकम टू ईथर अ न्यू स्टडी सर्किल। आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर 2 ऑफ चैप्टर 6 जो कि था हमारा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब देखो बच्चों, इस लेक्चर से पहले हम लोगों ने एक लेक्चर और पढ़ रखा है जिसमें हम लोगों ने मोशन और टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में जाना था, और हमने अपना लेक्चर वो जो था उसको एंड कहाँ पर करा था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। और मैंने कहा था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो लेक्चर देख लेना जाके बच्चों। देखो बच्चों, इस लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ज़्यादा ध्यान देना, बाकी चीज़ें तो आपको अपने आप समझ में आ जाएंगी। क्या होता है बच्चों फ्रेम ऑफ रेफरेंस और क्यों इसे पढ़ते हैं, क्यों हम जानना चाहते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है इतनी डीप में, ये बच्चों समझ लो तो सब समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों, पहले तो अंग्रेजी में एक बार देखते हैं कि यहाँ पर लिखा क्या हुआ है। यहाँ पर लिखा है बच्चों, वी डिफाइन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू, ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया W.R.T, यानी विथ रिस्पेक्ट टू ऑफ रेफरेंस। मतलब हम जब भी बच्चों मोशन डिफाइन करते हैं, जैसे कोई कार अगर रोड पे जा रही है तो आप कैसे कह पाते हो कि कार इस डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि आप खड़े हो यहाँ पर, आप अपने आप को रेफरेंस मान रहे हो, यानी कि आप जो मोशन देख रहे हो वो अपने रिस्पेक्ट में देख रहे हो कि हमारे नज़रों से वो कार किधर जा रही, इधर जा रही। तो कोई ना कोई एक रेफरेंस लेना पड़ेगा। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि अगर हम इसी रेफरेंस पॉइंट पर कोई एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, इमेजिनरी सिस्टम, मतलब कि जैसे कि ये डायरेक्शन जो है, मान लो कार इधर जा रही है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, कार इधर जा रही है, तो मैंने कह दिया भाई ये जो है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है। या अगर कोई प्लेन या रॉकेट ऊपर जा रहा है तो मैं कह दिया ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। या अगर ये इस प्लेन से उधर आपकी साइड आ रहा है तो मैंने कह दिया जेड एक्सिस पे मोशन हो रहा है, या कहीं और जा रहा है तो इनका कॉम्बिनेशन है। तो अगर मैं अपने पे जहाँ से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ वहाँ पर एक इमेजिनरी कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच कर दूँ, उस टाइप के सिस्टम को, उस टाइप के रेफरेंस को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम मतलब कि ये जो हमने सिस्टम ले लिया, कोई ज़रूरी नहीं है बच्चों कि ये XYZ सिस्टम भी हो। कन्वीनियंस, बेस्ड ऑन द कन्वीनियंस कि हमारे लिए क्या आसान पड़ेगा उस मोशन को एनालाइज करने के लिए, हम वैसा रेफरेंस लेंगे। जैसे बताता हूँ बच्चों, जब हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे तो उसमें आपको मैंने बताया था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो बच्चों, इतना डीप पे अभी उसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा जो चैप्टर है उसके लिए XYZ जो सिस्टम है ये सफिशेंट है, मोर देन सफिशेंट है। लेकिन अगर आपने नहीं पता है कि ये टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं तो वो लेक्चर जरूर देख लेना, ठीक है बच्चों। पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। अब देखो क्या करते हैं बच्चों कि मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक, और मैंने एक इमेजिनरी कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा सेट करा है कि मैं जहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कोई एक पॉइंट P है, ये एक पार्टिकल P है जो कि किसी कोई पार्टिकल था जो कि पोजीशन P पर है। पोजीशन कहाँ है उसकी, P पर, यानी कि इसके XYZ अगर मैं एक सिस्टम यहाँ पर अटैच कर दूंगा, अटैच यानी कि मेरे ये कोई सिस्टम, आप ये मत समझने लगना कि यहाँ पर जो है मैं कोई रॉड से ऐसे लाइन खींचूंगा हवा में जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। ये इमेजिनरी एक सिस्टम है कि भैया हमको एनालाइज करनी, हमको मैथमेटिक्स लगानी है, इसलिए हमने ऐसा कुछ मान लिया है कि ओरिजिन पे मैं खड़ा हुआ हूं और जो भी इस पार्टिकल का मोशन है वो मैं ओरिजिन से ऑब्जर्व करूंगा। ये वाली एक्सिस जो आपकी तरफ बोर्ड से परपेंडिकुलर जा रही वो एक्स एक्सिस है, इधर वाली वाई एक्सिस है और ये ऊपर वाली जेड एक्सिस है। अभी जिस पार्टिकल को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं उसके कोऑर्डिनेट है x, y, z, यानी कि वो x पे x डिस्टेंस पे है, y पे y डिस्टेंस पे और z पे z डिस्टेंस। यहां पर पहुंच गए हम। अगर मान लो मैं इस पूरे कोऑर्डिनेट, अब देखो भाई, मोशन का कोई मतलब नहीं होगा अगर मैं टाइम को साथ में उसके ना बताऊं। कहने का मतलब यह है बच्चों, कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो पोजीशन चेंज तो कर लिया, लेकिन वो किस टाइम पे से स्टार्ट करा अपनी पोजीशन चेंज करना और किस टाइम पे खत्म करा, तो यानी कि कहीं ना कहीं हमको टाइम को भी पोजीशन के साथ रिलेट करना पड़ेगा। और टाइम को बिना लिए आप डिफाइन ही नहीं कर पाओगे कि क्या कौन सा इवेंट कब स्टार्ट हुआ। मतलब मान लो कार कोई स्टार्ट होती है और मैं आपसे पूछूं कि कार की 10 मिनट बाद दूरी क्या, पोजीशन क्या होगी या उसकी वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन, तो यानी कि कहीं ना कहीं आपको टाइम की ज़रूरत पड़ेगी। कितना टाइम, यानी कि क्लॉक। तो अगर मैं इसमें एक इमेजिनरी क्लॉक भी रख दूं, क्लॉक, अब ये मत सोचने लगना कि सर कहाँ क्लॉक क्या,
कहने का मतलब यह है बच्चों कि मैं जहाँ खड़ा हूँ, जहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मेरे पास एक वॉच भी है, ठीक है, जिससे मैं टाइम भी देख रहा हूँ प्लस ये भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि वो कहाँ कहाँ। तो इस पूरे सिस्टम को XYZ सिस्टम प्लस ये टाइम, ये जो क्लॉक है इमेजिनरी क्लॉक ऐसा नहीं है कि वो टाइम भी इमेजिनरी बता रही, टाइम वाइम सब है, मतलब कि ये कोई फिजिकल सिस्टम नहीं है। आप खड़े होकर देख रहे हो तो आपको पता है कि अच्छा 10 सेकंड में कार यहाँ से यहाँ आ गई, बात समझ रहे हो, तो 10 सेकंड कहाँ से कैलकुलेट करो, तो वॉच से ही कैलकुलेट करोगे ना, या क्लॉक से। तो ये बच्चों जो सिस्टम कहलाएगा इसको बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि जहां से जिस रेफरेंस से आप मोशन को ऑब्जर्व करो। अब मान लो ये पार्टिकल यहां पर था, टाइम टी के बाद वो कहीं यहां पर P1 पोजीशन पे आ जाए तो आप कहोगे कि भैया इसने ये यहां से यहां पर आ गया। बात समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? आपके यहाँ ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब आप कहीं यहां से देख रहे होते तो ये XYZ सिस्टम वहां अटैच कर दिया जाता। इस बेसिस पे बच्चों फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो आप समझे हो, इसमें दो टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, मतलब कि जहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हो चीज़ों को, वो दो तरीके से आप अपने आप में फ्रेम अटैच कर सकते हो। कौन कौन सा होता है? एक होता है बच्चों इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब कहोगे सर ये क्या है नाम इनर्शियल नॉन इनर्शियल? देखो बच्चों, एक नाम आपने इनर्शिया तो सुना ही होगा, 9th या 10th में हो सकता है आपने, हो सकता है क्या पढ़ा ही होगा, 8th और 7th में भी पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है बच्चों तो ये जो इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इनकी डिटेल में स्टडी हम लॉज ऑफ मोशन में करेंगे। अभी बस इतना बता देता हूं कि हर वो फ्रेम जो या तो रेस्ट में है और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि आप जिस जगह से ऑब्जर्व कर रहे हो, अगर आपके पास मैंने एक फ्रेम अटैच कर दी, मतलब इमेजिनरी XYZ एक्सिस आप पर अटैच, आप जहां से ऑब्जर्व करो, अगर या तो मैं रेस्ट में रहूं या मैं अगर मूव भी कर रहा हूं तो कांस्टेंट वेलोसिटी से, ऐसा ना हो कि मैं बहुत तेजी से कभी मूव कर रहा हूं, धीमे कर रहा हूं, मतलब एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इसका नाम इनर्शियल क्यों आया? क्योंकि इस फ्रेम में लॉ ऑफ इनर्शिया जो होता है, न्यूटन का जो लॉज है वो वैलिड होते हैं। मतलब आप कहोगे सर ऐसा भी कभी होता है क्या कि न्यूटन के लॉ वैलिड नहीं होते? बिल्कुल होता है बच्चों, वो मैंने फिर बताया था, वो देखने के नज़रिए पे है न्यूटन का लॉ कब अप्लाई होंगे और कब नहीं होंगे। तो हर एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लॉ ऑफ इनर्शिया जो होगा वो अप्लाई होगा। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं बच्चों? वो सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एक्सेलरेट हो रहे हैं, यानी कि अगर आप किसी गाड़ी में बैठे हो और आप उस गाड़ी पे एक इमेजिनरी XYZ एक्सिस लगाओ और गाड़ी स्टार्ट हो, तो जाहिर सी बात है स्टार्ट हो रही है तो वो 0 स्पीड से स्टार्ट होगी, किसी एक स्पीड को पकड़ेगी। तो ये जो एक्सेलरेशन हो रहा है, चेंज इन स्पीड वेलोसिटी, इस टाइम पर न्यूटन के लॉ इस आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अप्लाई नहीं होंगे बच्चों। इसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि यहां पर लॉ ऑफ इनर्शिया जो है, लॉ ऑफ इनर्शिया या न्यूटन के लॉ जो है इज नॉट वैलिड। ये सिर्फ लॉ ऑफ इनर्शिया कहना ठीक नहीं रहेगा, यहां पर आप कह दो कि पूरे न्यूटोनियन जो मैकेनिक्स है, न्यूटन के लॉ जो है वो वैलिड नहीं होते हैं, ठीक है। तो इतना समझ गए? आप कहोगे सर मोटा मोटी तो आपने डिफिनीशन बता दी है, लेकिन इसका मतलब हमको और डीप में जानना है बच्चों। देखो बच्चों, इससे रिलेटेड एक वीडियो है, मैं यूट्यूब पे देख रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा वो वीडियो, आधा घंटे का वीडियो है, मतलब ज़्यादा अगर डीप में समझना है। उन्होंने बहुत से एक्सपेरिमेंट करके, 2 प्रोफेसर्स हैं, मुझे नाम नहीं याद है, उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं कि कैसे रोटेटिंग फ्रेम क्या होता है, वो सब है उसमें। मैंने उसका लिंक इस वीडियो के एंड में डाल दिया, अगर आपके पास टाइम हो तो वो देख लेना, और नहीं टाइम है तो जितना मैं समझा रहा हूँ उतना समझ लो। जब हम लोग चैप्टर 8 पढ़ेंगे शायद, आई थिंक, इसके बाद मोशन इन अ प्लेन और 3 डायमेंशन पढ़ेंगे, फिर लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, तो उसमें इनकी डिटेल्ड स्टडी है। क्यों स्टडी है? क्योंकि न्यूटन लॉ अप्लाई कैसे करोगे जब तक पता ही नहीं होगा कहाँ अप्लाई करना है। तो देखो, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? वो सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस या वो सारे XYZ या कोऑर्डिनेट सिस्टम जो या तो रेस्ट पे हैं या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, और अगर वो नहीं ऐसा है, एक्सेलरेट हो रहे हैं, तो वो सारे क्या होंगे?
नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमको डील करना है अभी इस चैप्टर में इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस चैप्टर में कह लो या मैक्सिमम ऑफ द फिजिक्स जो आप यूज करोगे इस लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे, वो सारी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे करोगे। जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे उनमें हम आपको बताएंगे कि कैसे अप्लाई करना है। वो भी बहुत आसान होता है, ऐसा कुछ कठिन नहीं है उसमें, लेकिन समझने की बात है। अब इसका मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देता हूँ, ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। थोड़ा आपको इमेजिनेशन की जरूरत पड़ेगी बच्चों। मैंने फिर बोला मैं आपको वीडियो नहीं दिखाऊंगा, मैं भी चाहूँ तो अभी कितना टाइम लगता है डाउनलोड करके वीडियो अभी आपको दिखा दूँ। ये देखो बॉल जा रही। आप खुद सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ बच्चों, क्योंकि फिर पढ़ाई का मतलब ही नहीं है। अगर आप सोच नहीं पा रहे हो, इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, तो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, देखो बच्चों बहुत मजा आएगा इसको देखने में। अब समझते हैं बच्चों क्या है। जैसे कि मान लो एक ट्रॉली है, ट्रॉली मतलब एक ट्रे है, उसमें ऐसे एक व्हील लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? व्हील लगा हुआ है। इस पर एक ऐसे रॉड है जो परपेंडिकुलर इस पे लगी हुई है, ऐसे मतलब समझ रहे, ये ट्रॉली है, ये कार टाइप की है, इसके ऊपर एक ऐसे ये ट्रॉली लगी हुई है, रॉड है, और ये परपेंडिकुलर रॉड अटैच करती। यहाँ पर हमारे पास एक हुक वाला सिस्टम है, हुक है, इसमें हमने एक बॉल लगा रखी है। क्या लगा रखी है? एक बॉल है इसमें। ठीक, और हमारे पास ऐसा सिस्टम है कि हम जब बटन, मान लो ये आप खड़े हो यहाँ पर, ये आप हो, ठीक है, और आपके हाथ में एक रिमोट कंट्रोल है। क्या है? एक रिमोट कंट्रोल है, इसमें एक बटन है। जैसे ही आप इस बटन को दबाते हो, होता क्या है कि ये बॉल यहाँ से गिर जाती है, अपने आप गिर जाती है। और ये जो ट्रॉली है ये आगे पीछे हो सकती है इस सरफेस पे क्या हो सकती है? ये आगे पीछे हो सकती है। बात समझ रहे? आगे पीछे हो सकती है। अब बात समझते हैं। एक बार आप ग्राउंड पे खड़े हो यानी कि आप रेस्ट में हो, आप बिल्कुल एकदम शांति से बैठे हुए हो, आप बस इस पूरे इवेंट को ऑब्जर्व कर रहे हो। बात समझो, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप यहां पर खड़े हो भाई। अब एक काम करते हैं, अगर मैं इस बटन को ऐसे अभी इस केस में यहां पर प्रेस करूं तो होगा क्या बच्चों? ये बॉल, क्योंकि ग्रेविटी ये अर्थ पे है, तो अर्थ पे क्या है? अर्थ पे एक्सेलरेशन लगता है नीचे डाउनवर्ड जी। ये नहीं पता है तो अभी सब पता चलेगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये लगता है। उसकी वजह से क्या होगा कि ये बॉल जो है फ्री फॉल, ऐसे देखो, ये ऐसे नीचे आ जाएगी, ये बॉल गिर के कहाँ आ जाएगी? ऐसे यहाँ पर आ जाएगी। और आप क्योंकि यहां से देख रहे हो तो आपको क्या दिखेगा कि बॉल भी नीचे आ गई, भाई नीचे गिर गई आके। और मान लेते हैं ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन ए है, और ये बॉल गिर के इसी पॉइंट ए पर आती है। बात समझ गए? अभी ये क्या है? रेस्ट पे है। अब बच्चों समझो कहानी क्या है। अब मान लेते हैं, अब क्या मानते हैं कि ये जो ट्रॉली है, हमने एक ऐसा सिस्टम लगा रखा है कि यहां पर एक बंदा खड़ा है और वो इसको खींच रहा है, वो इसको आगे खींच रहा है। लेकिन एक कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है कि इसको खींच रहा है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी पे, मतलब कि इसको जो आगे ये ट्रॉली बढ़ रही है वो एक स्पीड से बढ़ रही है इस डायरेक्शन में, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से। और आप क्या कहते हो कि जैसे ही ये ट्रॉली मूव करना चालू होती है, मतलब जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन कर, ऐसा तो होगा नहीं कि आप स्टार्ट करोगे तुरंत कांस्टेंट वेलोसिटी, एक पर्टिकुलर स्पीड पे जाके वो उस स्पीड से आगे बढ़ती रहेगी। तो मान लो ये स्टार्ट हुई और ये अब चलने लगी कांस्टेंट वेलोसिटी से, अब आप अभी भी बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हो, और आपको मैं एक चीज बताता हूं, जैसे ही ये स्टार्ट हुई थोड़ी देर बाद कांस्टेंट वेलोसिटी इसने अटेन कर ली और अब ये चल रही है, एक स्पीड से आगे चल रही। अब आपने क्या करा? बटन फिर दबाया, आप क्या देखोगे कि ये मान लो ये ट्रॉली यहां पर आ गई है, ट्रॉली क्या है? इस पोजीशन पे आ गई। ठीक है, आप समझना बात को, बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा दिमाग भी लगाना। ये ट्रॉली यहां पर आ गई, ये डॉटेड का मतलब है वो अभी पहुंच के यहां पर आई है। आपने क्या करा? आपने फिर से बटन दबाया। अब बटन दबाया तो आपने देखा कि बॉल गिरी और गिरकर कहां आ गई? फिर से वहीं पर आके गिरी, यानी पॉइंट ए, हमने एक टेबल पे पॉइंट ए मार्क कर दिया और वो यहीं पर आकर टकराई पॉइंट ए पर। मतलब एक तो रेस्ट पे तो वहां गिरी रही थी, लेकिन जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तब भी ये बॉल कहां गिर रही है? पॉइंट ए पर। बात समझे? अब देखो बच्चों क्या होगा कि अगर आप बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हो तब तो ठीक है, ए पर गिर रही है, यहां पर भी ए पर गिर। अब मान लो आप इस ट्रॉली पर ही बैठे होते, आप यहां पर बैठे हो,
अब यहाँ पर बैठे हो, आपके पास रिमोट है, तो अब देखो क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर मैं आप पर लगा दूं, यानी ये x, ये y और ये z, बात समझो। अब आप ऑब्जर्व करो, अब रेस्ट में हो, बटन दबाए, फिर वो बॉल ए पर गिरेगी क्योंकि अभी तो मूव कर नहीं रही। जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तब आप बटन दबाओगे, तब क्या होगा, आप कहोगे सर कुछ अलग होगा, कहीं और गिरेगी। नहीं बच्चों, वो आप जब देखोगे तो बॉल फिर से वहीं पर गिरेगी, क्योंकि आप भी पूरे पूरे फ्रेम के साथ, पूरी ट्रॉली के साथ उसी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे हो जिस वेलोसिटी से ये ट्रॉली आगे बढ़ रही। बात समझे कि नहीं? तो आपको क्या दिखेगा कि बॉल भैया उसी जगह पे आके गिरी है जहां पर पहले गिरी थी जब ट्रॉली लेफ्ट में थी। तो कहोगे सर अंतर क्या हुआ, चाहे यहां से देखे या यहां से देखे, बॉल तो उसी पॉइंट पे गिर रही है। बच्चों बस अंतर ये है कि ये भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्योंकि ये रेस्ट में था जब आप बाहर से देख रहे थे, या इस पे बैठ के देख रहे हो जब ये रेस्ट में, और ये भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। अब अंतर क्या आएगा, बस दोनों ही इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, बस थोड़ा देखने का नजरिया भी चेंज होता है। कैसे? जब आप रेस्ट पे देख रहे थे, ये पूरा रेस्ट पे था, तो बॉल पॉइंट ए पे गिरी। जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो बॉल कहां गिरी, पॉइंट ए पे आगे बढ़ के। लेकिन जब आप बाहर से देखोगे उसको ऐसे, तो होगा क्या कि वो बॉल सीधे गिरते हुए नहीं दिखेगी, वो आपको मतलब कैसे दिखेगी, वो एक एक्चुअल में वो एक पैराबोलिक पाथ बनाएगी ऐसे। क्यों? क्योंकि इसमें एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है, तो नीचे गिरने के साथ साथ वो आगे भी बढ़ रही। कहोगे सर ऐसा तो नहीं होता है, चलते हुए गिरेगी तो वो दिखेगी ए पर। बच्चों ऐसा इसलिए आपको दिखता है कि वो सीधे सीधे गिरी है क्योंकि आपकी आंखें भी बॉल के साथ कॉन्टिन्यूसली मूव कर रही। अगर आप एकदम स्ट्रेट होकर ऐसे ऑब्जर्व करना चाहें तो ये देखना बच्चों, ये बॉल गिरी, अगर रेस्ट पे है तो हाथ में आ गई, लेकिन अगर ये मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो बॉल देखो कैसे नीचे आएगी, नीचे तो आ रही है साथ में आगे भी बढ़ रही है। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो दोनों ही इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, बस क्या है कि इसमें आपको स्ट्रेट दिख रहा है, इसमें पैराबोलिक पाथ दिख रहा है। अब कहोगे सर तो फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं? अब बात समझना है जरा बच्चों। क्या होगा कि मान लो आप फिर से ट्रॉली पे भी बैठे हो, आप कहां बैठे हो, ट्रॉली पर ही बैठे हो, मतलब आप पहले जहां बैठे थे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाकर वहीं पर बैठे हो। यहां पर ये बॉल अटैच है, आपके हाथ में रिमोट है, आपके हाथ में रिमोट है जिससे कि ये बॉल गिरेगी। अब क्या हुआ बच्चों, अब मैंने इसको एकदम से धक्का दिया और अब कांस्टेंट वेलोसिटी पे ये नहीं, अब ये एक्सेलरेट हो रही है। एक्सेलरेट यानी कि इसकी स्पीड चेंज हो रही है, इसकी स्पीड चेंज हो रही है। मान लो मैं ऐसे हूं, इस ट्रॉली को मैंने यहां से क्या करा, तुम यहां पर खड़े हो, तुम कोई बंदे हो, तुम यहां पर खड़े हो, तुमने क्या करा, तुमने इसको धक्का लगा दिया, तुमने इसको धक्का लगाया। अब जैसे ही धक्का लगाया तो क्या होगा, इसकी स्पीड 0 से कुछ बढ़ेगी। तो आपने ऑब्जर्व करा होगा कि जब भी ऐसा होता है, मान लो आप बस में ही बैठे हो, तो बस जब चलती है तो क्या होता है, अब एकदम से पीछे जाते हो, होता है कि नहीं? अब होगा क्या बच्चों, जब ये बटन दबाएगा तो ये बॉल गिरेगी, तो ये जैसे यहां पर आया, ये यहां पर आ गई। अब क्या होगा, बॉल गिरेगी, बिल्कुल गिरेगी भाई, जी तो लग ही रहा है, लेकिन बॉल अब ए पे नहीं गिरेगी, अब कहीं पीछे आके गिरेगी। यहां पर ये यहां पर बॉल थी, अब वो यहां पर ना गिर के कैसे गिरेगी, ऐसे गिरेगी, ऐसे पीछे आके गिरेगी। कहोगे सर ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। तो आप इमेजिन करना कि ये किसी ट्रक पे तुम खड़े हो और वो ट्रक जो है एकदम से आगे बढ़ता है, ठीक है, तो तुम आगे हो जाते हो ऐसे। वो ट्रक पे या बस पे ही इमेजिन करो, बस पे खड़े हो, बस आगे बढ़ी तो तुम क्या होता, पीछे हो जाते। इस बॉल के साथ भी वही होगा, वो गिरेगी तो ज़रूर नीचे, लेकिन वो क्या होगा, पीछे आके गिरेगी, ए पर नहीं गिरेगी। तो देखो तुम जहां पर बैठे थे उस फ्रेम में अगर मैं XYZ सिस्टम बनाऊं, ये XYZ, तो वो पूरा सिस्टम एक्सेलरेट हो रहा है। और यही कारण हुआ कि बॉल जैसी हमको रेस्ट पे दिख रही थी उस जगह पे नहीं गिरी, और या कांस्टेंट वेलोसिटी पे जब हम मूव कर रहे थे जैसी तब गिरते हुए दिख रही थी वैसी नहीं दिख रही, वो पीछे आ गई है। अब कहोगे सर तो इसका नॉन इनर्शियल नाम क्यों आया? देखो बच्चों, ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या तो वो रेस्ट पे है या वो कांस्टेंट वेलोसिटी पे है। इसमें क्या हो रहा है बच्चों, इसमें न्यूटन्स लॉ वैलिड है, न्यूटन्स लॉ वैलिड है। अगर आपको याद नहीं है न्यूटन के नियम तो कोई टेंशन की बात नहीं है, हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, सब डिटेल में जान लेंगे। बस मैं आपको अभी समझाने के लिए एक चीज़ याद दिला देता हूँ कि अनलेस और अनटिल अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0 है
तो बॉडी रेस्ट में होगी या तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी पे चल रही होगी। न्यूटन ने यही बताया था कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, नेट एक्सटर्नल फोर्स यानी सारी फोर्सों का जोड़ जो है फोर्सेस का, जब तक वो जीरो रहेगा बॉडी या तो रेस्ट पे रहेगी या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रहेगी, वो एक्सेलरेट नहीं होगी। एक्सेलरेट यानी कि उसकी स्पीड कम या ज़्यादा नहीं होगी, या वो रेस्ट से मोशन में या मोशन से रेस्ट पे नहीं आएगी। अब यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, ध्यान से देखना, जब बॉल गिरी तो इस पे इस समय एक्सेलरेशन कौन सा लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, यानी अर्थ जिस एक्सेलरेशन से उसको खींच रही है तो कायदे से उसको नीचे ही तो आना चाहिए। और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एग्जैक्टली वैसा हो भी रहा है कि भाई हमने बटन दबाया तो बॉल नीचे आई, क्योंकि सिर्फ ग्रेविटी फोर्स थी वहां पर, थी कि नहीं थी। यहां पर आ जाओ बच्चों, यहां तो कहानी ही बदल गई। ट्रॉली को आगे धक्का दिया गया एक्सेलरेशन ए से, हमने बटन दबाया, फोर्स अभी भी ग्रेविटी वाली ही है, एफ जी ही है, मतलब कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है अभी भी वही लग रहा है, तो कायदे से इसको भी अभी वही गिरना चाहिए ए। अब न्यूटन का नियम कहता है कि ये बॉल ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तभी मूव करेगी गिरते वक्त, इसको जब तक कोई फोर्स ना लगे, यानी कि जब ये गिर रही है जिस वक्त, उस वक्त भी इस पे कोई एक इमेजिनरी फोर्स है, इमेजिनरी फोर्स है जो कि हमको दिख नहीं रही। तो हम क्या कह देंगे कि भैया ये तो न्यूटन ने बताया ही नहीं। अब न्यूटन ने तो ये बताया कि भैया ग्रेविटी नीचे लग रही है तो बॉल नीचे आ जानी चाहिए, ये साइड में कैसे जा रही है बिना किसी फोर्स के। तो देखो यहाँ पर न्यूटन लॉ अप्लीकेबल नहीं है बच्चों, क्योंकि बिना किसी फोर्स के ऐसे कैसे जा रही है। तो आप कहोगे सर ऐसा भी हो सकता है क्या बिना किसी फोर्स? बच्चों ऐसा होता कुछ नहीं, ये सिर्फ परसेप्शन की बात है। इन इमेजिनरी फोर्सेस को स्यूडो फोर्सेस बोलते हैं, यानी कि जो है नहीं, लेकिन आपको सिर्फ इस मोशन को एनालाइज करने के लिए आपको लगानी पड़ेंगी। देखो दिमाग हिला दिया कि नहीं, ये गिर ऐसे ही रही, देखो बच्चों पाथ उसका वही है। इस एक्सेलरेशन की वजह से क्या हुआ कि वो जिस पॉइंट पे गिरना चाहती थी उस पॉइंट पे ना गिर के उससे पीछे गिरी बच्चों। ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस को जिसमें न्यूटन लॉ अप्लीकेबल नहीं है, देखो जी नीचे लग रहा था तो उसको नीचे आना चाहिए था, लेकिन एक्सेलरेशन इधर था, बॉल इधर आ गई। कहोगे सर ए इसमें आया तो एफ इक्वल टू हमें ट्रॉली का कुछ मास होगा तो हमने इसमें तो फोर्स लगाई। अरे भैया ट्रॉली पे लगाई ना, अगर सिर्फ इस सिस्टम को, बॉल जब हवा में है तब तो कुछ नहीं लगाया ना आपने, तब ये कैसे इधर आ गई। इसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ। तो मोटा मोटी आपको ये बात समझ में आई कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हर वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि या तो रेस्ट में हो या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, वो होते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और नॉन इनर्शियल क्या होते हैं, जो एक्सेलरेट हो रहे हो। एक्सेलरेशन क्या है, रोटेशन भी एक तरीके का एक्सेलरेटेड मोशन होता है। अगर आप घूम रहे हो और आपने अपने आप पर एक एक्स वाई जेड एक्सिस लगा दिए तो वो भी एक तरीके का एक्सेलरेटेड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। उन सब की बातें हम लोग डिटेल में बाद में करेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। कहोगे सर आपने अभी बताया था कि अर्थ भी तो रोटेट कर रही है, तो हम अर्थ से जब कोई चीज़ ऑब्जर्व करते हैं तो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है कि नॉन इनर्शियल? बच्चों देखो एक हद तक जब आप मोशन की स्टडी करोगे, जैसे मान लो आप दिल्ली टू मुंबई जा रहे हो, ठीक है, ये इतना स्ट्रेच है और आप लैंड पर मतलब ज़मीन पर ही मूव करोगे, ऑब्वियस सी बात है, या ट्रेन से, बस से, जिससे भी छोटे मोशंस जो देख रहे हो, तब तक तो ठीक है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके अर्थ के रोटेशन को कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं। बात समझ, आप अर्थ को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी रेस्ट पे मानोगे, जिस जमीन पे आप खड़े हो उसको रेस्ट पे मानोगे। लेकिन बहुत लंबी दूरी के जो मोशंस होते हैं जैसे मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स हैं, उस केस में अर्थ के रोटेशन को कंसीडर करना पड़ता है। उसमें हम अर्थ को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं मान सकते, यानी ग्राउंड से अटैच्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं मान सकते। छोटे छोटे ये जो आपके अभी बच्चे लेवल पे मोशंस पढ़ोगे उसमें आप मान लो उसमें अर्थ आपका इनर्शियल फ्रेम है। लेकिन जब मिसाइल्स की स्टडी हो, अब देखो मिसाइल क्या है, मान लो नॉर्थ पोल से किसी ने दागा, अब क्या होगा कि अर्थ घूम भी रही है और वो हवा में है, अभी बात समझो, अर्थ घूम रही है वो हवा में, तो पोजीशन चेंज हो जाएगी, वो कहीं गिरना चाह रहा था वहाँ गिरेगा कहीं और। ये सब बातें और हम डिस्कस करेंगे। अब मोटा मोटी समझ गए मेरा कहने का मतलब क्या है। तो ये है बच्चों फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कहानी। इसको एक बार देख लो बच्चों, ये पीछे भी देख लो क्या मैंने कहानी बताई थी। लॉ ऑफ इनर्शिया पूरा यहाँ पे लिखने की जरूरत है, यहाँ न्यूटन्स लॉ वैलिड लिख देना, मतलब न्यूटन लॉ जो होते हैं वो सभी इसमें वैलिड है। न्यूटन्स लॉ आर वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम। आप समझिए, इसकी डिटेल में स्टडी करेंगे बच्चों, चिंता मत करो, बस अभी इतना समझ लो। और हमें किससे डील करना है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ, क्योंकि इसमें डील करना थोड़ा आसान होता है।
आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब क्या है बच्चों, अब आ जाते हैं, अभी तक जितना मैंने आपको बताया वो जैसे बोलते नहीं मौसम बना रहे थे, भूमिका चल रही थी। अब चैप्टर स्टार्ट होता है जिसमें आपको थोड़ी बहुत गणित भी पढ़नी पड़ेगी, मैथमेटिक्स। आप कहोगे सर मैथमेटिक्स, अरे मतलब जो फिजिक्स है उसी की मैथमेटिक्स। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है भाई, जाहिर सी बात है, तो नाम ही बता रहे, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है कि बॉडी अगर या ऑब्जेक्ट या पार्टिकल जो भी है वो अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो हम उसको बोल देंगे मोशन इन वन डायमेंशन। अब यहाँ पर बस एक चीज़ ध्यान रखो कि वो जो स्ट्रेट लाइन है वो कैसी भी स्ट्रेट लाइन हो सकती है, यानी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या स्लैंटेड। अब मैं आपसे कह दूँ ये आप हो और ये इस स्ट्रेट लाइन पे जा रहे हो, कह दो सर अभी ये आपने बताया स्ट्रेट लाइन ये है, फिर अगर मैं मान लो ऊपर नीचे जाने लगूं तो क्या यहाँ पर ये वाले नियम नहीं, ऐसा नहीं, बस वो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, वो इस डायरेक्शन में हो, ऊपर नीचे हो, ऐसे हो, कैसे भी हो। अब कहोगे सर ये तो 2 डायमेंशनल मोशन हो जाएगा, एक एक्स एक्सिस हो जाएगी, एक वाई एक्सिस। भैया हो जाएगा, लेकिन हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि हम अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से रोटेट कर सकते हैं। अब समझो बच्चों, मान लो आप ऐसे जा रहे हो, अगर मैं यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लगाऊं तो वाई एक्सिस तो है ही नहीं, तो एक्स एक्सिस को आप मान लोगे कि मोशन कहाँ हो रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है। अब ये ऊपर नीचे अगर जा रहा है तो आप कह दोगे कि भैया वाई एक्सिस के, यानी कि एक्सिस एक ही यूज हो रही है। तो भैया मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आप इसको एक्स वाई में तोड़ो, आप क्या करो इस पूरी एक्स एक्सिस को ऐसे घुमा दो, ऐसे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, कुछ नहीं हो जाएगा। अब आपकी एक्स एक्सिस कैसे है, ऐसे, जो कन्वीनियंस हो उस हिसाब से आप यूज करो। बात समझ रहे हो कि नहीं। अब भी आपका मोशन क्या होगा, वन डायमेंशनल, क्योंकि एक्सिस एक ही यूज हो रही है, क्योंकि लाइन एक, या तो आप आगे पीछे जा रहे हो, ऊपर नीचे जा रहे हो, या ऐसे भी जा रहे हो, तो आपने एक ही लाइन यूज करी। ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही जानना है। अब देखो बच्चों, इसको एक बार देखो, फिर आगे काम की बातें करते हैं। पोजीशन, पाथ लेंथ या ब्रैकेट में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये बच्चों समझ जाओ, बहुत सिंपल सी चीज है। और लेकिन क्योंकि ये नहीं समझोगे तो मोशन कुछ नहीं समझ में आएगा। क्या क्या है बच्चों, पोजीशन क्या होती है, जैसे कि ये इंट्यूटिव बेसिस पे पोजीशन मतलब कहाँ पर हो आप, जहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो वहाँ से जिस ऑब्जेक्ट की स्टडी हो रही है वो कहाँ पर है, ये पोजीशन है। अब देखो, अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में है, फॉर अ मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन वी कैन चूज एनी एक्सिस से एक्स एक्सिस कोइंसाइडिंग विद द पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट। कहना क्या चाह रहा हूं, ये मान लो कार है एक आपकी, जो मैंने अभी समझाया वही बात है। अब ये कार कौन सी है ये मत पूछना, कार है ये, ठीक है, ये इधर जा रही है इस जगह। तो अगर मैं स्ट्रेट लाइन पे जा रही है, जिस रास्ते पे चल रही है जो कि स्ट्रेट है, उसी को एक्स एक्सिस मान लो, तो ये जो एक्स एक्सिस है ये हमारी एक्सिस हो जाएगी, जो कि इस पूरे मोशन को बताएगी। अब ये कार भाई जाहिर सी बात है, और हम ये मान के बैठे हैं कि क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है तो कार ना उड़ेगी, जाहिर सी बात है, वो सिर्फ आगे या पीछे जाएगी। अभी हम टर्निंग की भी बात नहीं कर रहे हैं बच्चों, सिर्फ आगे पीछे जाने की बात कर रहे हैं। ये मत सोचना सर कार तो मुड़ भी सकती है, कार तो स्टंट भी, वो सब दिमाग मत लगाना। कार सिर्फ आगे जा रही है या कार क्या कर रही है, पीछे जा रही है। बात समझे। अब देखो बच्चों, एक चीज ध्यान में रखना, जब हम लोग वेक्टर्स पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था वेक्टर का मेन काम होता है पोजीशन बताना, वेक्टर क्वांटिटीज जैसे कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी, ये सब अभी मैं और बताऊंगा आपको, उनको रिप्रेजेंट करना, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। लेकिन बच्चों क्योंकि हम सिर्फ वन डायमेंशन में डील कर रहे हैं, यानी कि एक्स एक्सिस, अभी के केस में एक्स एक्सिस ऊपर नीचे जा रहा होता तो वाई एक्सिस, कोई भी एक्सिस हो सकती है लेकिन एक ही एक्सिस होती, उस केस में बच्चों वेक्टर को यूज करने की जरूरत नहीं है। हम अपनी आसानी के लिए एक काम करेंगे क्या कि मान लेते हैं कार जहां से स्टार्ट हो रही, मान लो यहां से स्टार्ट हो रही, इसको मान लेंगे ओरिजिन ओ। अब कार या तो भाई इधर जाएगी या इधर जाएगी, तो अगर मैं इधर साइड, राइट साइड, मतलब आप जहां से देख रहे हो वहां से राइट साइड, इस साइड की जो डिस्टेंसेस है उनको पॉजिटिव दे दूं, पॉजिटिव यानी कि ये +10 मीटर मान लो चली, ये +20 मीटर आगे बढ़ गई, +30 मीटर, इस तरीके से अगर मैं कर दूं, और अगर ये पीछे जा रही है तो ये मान लो -10 मीटर पीछे जा रही है ओरिजिन से, या ये -20 मीटर पीछे जा रही, तो मैं कह सकता हूं कि ओरिजिन से अगर राइट आ रही है तो पॉजिटिव, और निगेटिव जा रही है तो लेफ्ट जा रही है तो निगेटिव। यानी कि अगर मैं कहूं कि कार अभी +20 मीटर पर है पोजीशन के रेस्पेक्ट में,
तो आप जान जाओगे कि भैया ओरिजिन से कार राइट की तरफ 20 मीटर है, यानी हमको आई जे के यूज करने की जरूरत नहीं है। याद करो यूनिट वेक्टर यूज करते थे, वो यूज करने की जरूरत नहीं है। तो वन डायमेंशन में एक हमको और आराम मिल जाता है कि हम सिर्फ प्लस माइनस साइन से काम चला सकते हैं, हमको बहुत ज्यादा कहानी लगाने की जरूरत नहीं। अब अगर मैं आपसे कह दूं कार -10 मीटर पे है, इसका मतलब आप समझ जाओगे कि ओरिजिन से कार किधर है, लेफ्ट साइड में। बात समझिए, बहुत सिंपल चीज है। अब क्या कर रहा है, वी मेजर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये मैंने बता दिया आपको। पोजीशंस टू द राइट आर टेकन पॉजिटिव। देखो बच्चों, ये साइन कन्वेंशन होते हैं। साइन कन्वेंशन मतलब जो आप मान रहे हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं, किसी किताब में नहीं लिखा है कि आप राइट को ही पॉजिटिव मानो, नहीं मानोगे तो अपराध हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। बस एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए, जो आपने दिमाग में मान रखा है उस वैल्यू से आंसर मैच करना चाहिए। कि अगर मान लो आपने राइट को नेगेटिव ले लिया होता, तो जब मैं आपसे पूछूं कि कार की पोजीशन बताओ 10 सेकंड बाद क्या होगी, और मेरा आंसर है कि राइट में 10 मीटर होनी चाहिए, तो मान लो आपका आंसर -10 मीटर आता है और आप लिखते हो 10 मीटर टुवर्ड्स राइट, तो आंसर बिल्कुल सही है। हमको इस माइनस प्लस से लेना ही देना नहीं है, वो तो सिर्फ हमें समझाने के लिए है कि इधर जा रही कि इधर जा रही। बात समझ गए। लेकिन क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द बुक्स में यही कन्वेंशन चल रहा है, इसलिए बेटर होगा कि आप भी यही लो। अब आप बिल्कुल बुद्धि उल्टी है तो कुछ भी ले लो, ठीक है। पोजीशंस टू द राइट आर टेकन पॉजिटिव एंड टू द लेफ्ट आर ऑफ ओरिजिन एज नेगेटिव। अब देखो, इसमें एक मैंने एग्जाम्पल दे रखा बच्चों, नेक्स्ट पेज पे मैं दिखाऊंगा। कोऑर्डिनेट्स, 2 पॉइंट हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू आर +360 मीटर +240 मीटर एंड दैट ऑफ आर इज -120 मीटर। ये क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कहानी समझा पाऊं। ये एक बार देख लो बच्चों, देख लिया, आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, ये सब फिर मैं बता रहा हूं, इसको छोटा छोटा अपना समझने के लिए शॉर्ट नोट्स बना लेना, ज्यादा मत लिखना। हाँ देखो, एक मैंने एक ऐसे एक्स एक्सिस बना दी, ये ओरिजिन ओ ले लिया, इधर साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर साइड निगेटिव एक्स एक्सिस। अब देखो यहाँ पर क्या है, मैंने 3 पॉइंट लिए, एक पॉइंट पी है। पॉइंट पी जो है वो ओरिजिन से 360 मीटर, ये सारी लेंथ मैंने मीटर्स में लिख रखी है। मतलब ऐसा नहीं है कि मीटर में नाप नाप के बनाया, मतलब कि इस स्केल पे जो भी रीडिंग लिखी हुई है वो मीटर में, लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर। तो ओपी जो है, ओपी वो है हमारी 360 मीटर्स टुवर्ड्स राइट। बात समझे। तो अगर मैं वेक्टर से रिप्रेजेंट करूं तो ओपी जो वेक्टर होगा, आप कहोगे सर वेक्टर क्वांटिटी ले आए आप तो। ओपी वेक्टर का मतलब है ओ से पी जाने में, तो मैंने पहले बताया आई जे के की जरूरत ही नहीं है यहां पर बस प्लस लगा दो। ओरिजिन से राइट जा रहे हो +360 मीटर। लेकिन यहां पर एक काम करना तुम, ये इतना कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, वो मैं अभी समझाऊंगा, सब समझ जाओ। एक पॉइंट क्यू है जो कि ओरिजिन से 240 मीटर्स पे है। ओ क्यू कितना है, 240 मीटर है कि नहीं है, इसको प्लस लिख दो, प्लस, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड। आर जो है ओरिजिन से लेफ्ट साइड में है, जो कि है ओ आर इज इक्वल टू -120 मीटर, है कि नहीं है। अब बात करते हैं, सर आपने ये बता तो दिया लेकिन इसका क्या काम है। अब समझते हैं कि डिस्टेंस क्या होती है। बच्चों ये तो तुम लोग आई थिंक 6th 7th में ही पढ़ लेते हो ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये सब तो ये तो आपको आता होगा, लेकिन फिर भी हम लोग रिवाइज करेंगे क्योंकि हम लोग सब कुछ पढ़ रहे हैं। डिस्टेंस क्या है बच्चों, इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रावर्स्ड बाय द ऑब्जेक्ट। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहा है, तो वो जिस रास्ते से होकर जा रहा है उसकी टोटल लेंथ जो होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस। जैसे मान लो आप ओ पर हो, आपको किसी पॉइंट ए पर जाना है, तो आप सीधे भी जा सकते हो, आप ऐसे ऐसे घूम के जाओ, आप ऐसे ऐसे घूम के जाओ, कैसे भी जाओ। अब ये अगर आप ओ ए इस पॉइंट 1 वाले रास्ते से जा रहे हो तो डिस्टेंस क्या होगी, इस ओ ए की लेंथ। अगर आप ये 2 वाले रास्ते से जा रहे हो मान लो, तो इसको खोल के जब सीधा करूंगा, ये मान लो ये रास्ता जो है, इसको टोटल में नापूंगा ये कितना लंबा, ये होगी बच्चों डिस्टेंस, या इसको पाथ की लेंथ बोलते हैं। एक आकार मूविंग फ्रॉम ओ टू पी एंड देन क्यू, इसका मैं एग्जाम्पल अभी दूंगा, बहुत मजा आएगी आपको। देखो डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है सबसे पहली बात, यानी कि डिस्टेंस एक नंबर है और कुछ नहीं, इसमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं। आप देखो, अगर मैं इस लेंथ को खोल दूं, जैसे लेंथ आप कह दो, लेंथ खोल दूं मतलब ये जो ओ ए डिस्टेंस है, अगर 1 वाले रास्ते से देखो तो ये मान लो इतनी आई, 10 मीटर आई।
अगर मैं इसको ऐसे 2 वाले रास्ते को ओपन करूं तो ये टोटल डिस्टेंस मान लो 20 मीटर आ रही, तो ये 20 मीटर भैया 20 मीटर ही रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि उसको वाई डायरेक्शन में नापोगे तो अलग आएगी, जेड में अलग आएगी। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी, ये तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो जान लो। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ नंबर होता है, उसका डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं होती। और इसकी यूनिट क्या होती है? लेंथ की ही यूनिट होती है, ऑब्वियस सी बात है। मीटर एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर। और इसकी डायमेंशंस क्या होंगी बच्चों? लेंथ की ही डायमेंशन होगी एल। याद करो हम लोगों ने यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ा भी था, डायमेंशन क्या होगी? एल। अब बात समझते हैं। मान लो एक कार यहां पर है, जैसे कि अभी हम लोगों ने बनाया था, एक कार है यहां पर, ठीक है, एक कार है यहां पर, और वो इधर जा रही ओ से पी। ओ से पी गई बच्चों, तो जरा ध्यान से समझना। ओ से पी गई, ओ से पी गई और फिर पी से घूम के क्यू पे आ गई। ओ से पी गई, पी से क्यू पे आ गई। अब अगर मैं आपसे कहूं डिस्टेंस बताओ टोटल कितनी कार ने चली, तो आप जाहिर सी बात है क्या कह दोगे? सर OP प्लस PQ, इतना ही तो चली है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। तो OP कितना है बच्चों? 360 है कि नहीं है? प्लस 360। अब यहां देखो, यही गलती देखो मैं भी कर रहा हूं, आपको बताने के चक्कर में आप भी करोगे। यहां प्लस माइनस मत लिखना बच्चों, क्योंकि यहां पर हमें मतलब सिर्फ एक चीज से है कि टोटल लेंथ कितनी है। वो निगेटिव में हो पॉजिटिव में उससे मतलब नहीं है। ये जो मैंने यहां आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख दिया, इसका कोई मतलब यहां पर नहीं है। ये सिर्फ डिस्टेंस की बात कर रही, लेंथ की बात, ठीक है। OP है 360 और PQ कितना है? ये 360 माइनस 240, तो ये 120 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये देखो 120, 360 माइनस 240, हाँ 120, ये हो जाएगा बच्चों 480 मीटर्स। यानी कि जब आप O to P जाओगे और P to Q आओगे तो टोटल डिस्टेंस जो कार चलेगी वो होगी 360 प्लस 120, 480 मीटर। ये समझ गए? ये समझ गए हो तो आगे और भी समझ जाओगे। इसको देख लो एक बार। देखो हो सकता है कुछ इसमें बहुत विद्वान बच्चे बैठे हो, वो कहें सर ये क्या आप बता रहे हो, ये सब तो हम लोग 6th में ही जान गए थे। देखो आप जान गए हो, बहुत अच्छी बात। 5 मिनट देख लोगे तो उसमें तुम्हारा कुछ घटेगा नहीं। आप विद्वान हो सकता है कोई और आपके बगल में बैठा हो इतना विद्वान ना हो। सबका सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। या उसको पता हो भूल गया हो तो रिवाइज कर लो एक बार, ठीक है। ये समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अब कहोगे सर डिस्टेंस तो मुझे समझ में आ गई, डिस्प्लेसमेंट क्या है? देखो डिस्प्लेसमेंट सिंपल भाषा में कहा जाता है चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। कहोगे सर ये तो ठीक है लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? देखो बच्चों, मतलब इसका सिंपल सा ये हुआ कि अगर आप यहां पर ही समझते हैं, O से P गए, मान लो O से P गए और P से Q आए, तो आप ओरिजिन से ही तो सब कुछ मेजर कर रहे हो। मतलब जहां पर आपने रेफरेंस ले रखा है ओरिजिन, आप ओरिजिन से देखो आप फाइनली कहां पर पहुंचे हो, मतलब एंड ऑफ टाइम पे कहां पहुंचे हो। पहले P पे गए, Q पे आए, तो फाइनल पोजीशन क्या है आपकी? फाइनल पोजीशन है 240। और इनिशियल क्या थी? ओरिजिन 0। P नहीं है इनिशियल, इनिशियल आपकी ओरिजिन ही है, क्योंकि आपने मोशन कहां से स्टार्ट करा था? ओरिजिन से। तो डिस्प्लेसमेंट का बच्चों होता है, इसको मेजर कैसे करते हैं? डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या होता है? चेंज इन पोजीशन x2 माइनस x1, यानी फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। आप बच्चों देखो यहां पर थोड़ा सा आप समझ जाओ तो ज़्यादा अच्छा है, समझ जाओगे ही, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब हम एक काम और करते हैं, हम O to P जाते हैं और P to Q आते हैं और देखते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो डेल्टा एक्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? O to P, O to P क्या है? OP, OP यानी कि x2, x2 है OP, ये है x2, यानी पोजीशन ऑफ कार एट पॉइंट P, OP, ये x2 है आपका फाइनल जो पोजीशन है। सॉरी ये गलत हो गया, हाँ, कार कहां से कहां तक आई? कार P पर गई और फिर Q पर आई, तो फाइनल पोजीशन क्या है आपकी? Q। तो O से Q कार कहां गई? O to Q, तो फाइनल जो पोजीशन है वो क्या है आपकी? OQ। क्या है? OQ। और कार स्टार्ट कहां से हुई थी बच्चों? कार कहां से स्टार्ट हुई थी? कार स्टार्ट हुई थी ओरिजिन से। ओरिजिन को आप O ही लिख दो या OO लिख दो, ज़्यादा सही है। इसको x2 माइनस x1, x2 माइनस
x1। तो x2 आपका कितना आ जाएगा बच्चों, देखो OQ क्या है, OQ है 240, लेकिन किस डायरेक्शन में। अब देखो यहां पर ये जो x2 और x1 है, x2 एंड x1 ये है पोजीशंस, क्या है पोजीशन, और पोजीशन अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है भाई। जाहिर सी बात है पोजीशन का मतलब आप डायरेक्शन से ही तो डील कर रहे हो, किस डायरेक्शन में कहां पर है, तो यानी कि पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो x2 अगर पॉजिटिव साइड में OQ है, OQ तो OQ कितना है 0 to Q 240 माइनस 0, 0 क्यों बच्चों, क्योंकि ओरिजिन से स्टार्ट करा और ओरिजिन पे पोजीशन कितनी है 0 ही है, समझ गए, कार ओरिजिन से स्टार्ट हुई तो 0 है। तो ये बच्चों कितना आ जाएगा 240 मीटर्स। अब कहोगे सर ये क्या हो गया, O से गए P और P से आए Q पर, तो जब हमने डिस्टेंस मेजर करी तो वो तो आ गई हमारी कितनी, वो आ गई हमारी 480 मीटर्स, जैसे हमने पहले कैलकुलेट करा था 480 मीटर। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट मेजर करा तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया, डिस्प्लेसमेंट आया प्लस का 240 मीटर्स। कहोगे सर ये क्या है प्लस का, ये चीज ध्यान रखना क्योंकि ये पोजीशन है, पोजीशन वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पे प्लस साइन जरूर लगाना। तो ये प्लस 240, तो ये प्लस 240 मीटर्स, प्लस 240 मीटर्स यानी राइट की तरफ 240 मीटर। हमारी जो गाड़ी है वो कितना डिस्प्लेस हुई है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, प्लस का 240 मीटर, यानी कि राइट में 240 मीटर। इतना समझ गया। तो एक चीज और समझ में आई बच्चों कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, पॉजिटिव निगेटिव यहां पर दिखाना पड़ेगा। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल क्या लेते हैं कि ओरिजिन से कार स्टार्ट हुई, वो P पे गई और P से घूमकर फिर से ओरिजिन पे आ गई। तो ये बताओ बच्चों, अब थोड़ा दिमाग लगाना है, ये तो आपने पढ़ाई होगी, डिस्टेंस कितनी होगी, ये टोटल OP कितनी थी, OP थी 360। तो देखो बच्चों 360 गई और 360 ही वापस आ गई, तो डिस्टेंस तो हो गई ये प्लस ये, साइन से मतलब नहीं है, ये प्लस ये 360 प्लस 360, डिस्टेंस हो गई आपकी बच्चों, डिस्टेंस हो गई 720 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट ये हुआ बच्चों जहां से स्टार्ट करी थी वहीं पर आ गए, तो इसका नाम ही बता रहा है डिस्प्लेस कितना हुआ, डिस्प्लेस तो हुई नहीं ना, OP पे गई P पर आ गए, तो फाइनल और इनिशियल पोजीशन क्या है वो तो सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा x2 = x1 हो जाएगा, ये 0 आ गया बच्चों। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ और पता चली कि अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो स्ट्रेट लाइन में, तो उसमें ये भी हो सकता है कि डिस्टेंस 0 ना हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। ये मैंने बता ही दिया कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी SI यूनिट, अब जाहिर सी बात है लेंथ है, ये भी लेंथ ही तो मेजर कर रहे हैं, तो इसकी भी यूनिट मीटर ही होगी और डायमेंशन L होगी, ये तो पता ही है आपको। इसको और थोड़ा हम इलेबोरेट करेंगे, ये एक बार देख लो। हाँ, अब ये क्या लिखा हुआ है पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ये देखो बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। जैसे मान लो आप किसी पॉइंट 1 से किसी पॉइंट 2 पे जाना चाहो और मैं आपसे कहूं कि 1 से 2 पे जाना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन से होगी, तो आप सीधे सीधे बोल दोगे कि सर जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करेगी इन दोनों पॉइंट को वो होगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 1 to 2। तो यानी कि जाहिर सी बात है इसकी डायरेक्शन भी होगी, क्योंकि जा तो हम ऐसे भी सकते हैं, ऐसे भी सकते हैं, कहीं से भी ऐसे घूम घाम के यहाँ से चले यहाँ से चले, ऐसे ऐसे चल के ऐसे पहुँच गए, ये पाथ 3 है। तो अगर 1 से 2 जा रहे हैं तो A पाथ, B पाथ, C पाथ और ये क्या है, ये D पाथ मान लो, ये D पाथ, 4 पाथ मान लो हमको पता है। अब शॉर्टेस्ट कौन सा होगा, B वाला। तो B को कैसे डिफाइन करोगे, कह दो कि भैया 1 से 2 जाना है स्ट्रेट इस डायरेक्शन में, तो हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलेगी, इसलिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट 1 to 2। अब अगर और बाकी पाथ देखो तो डिस्टेंस उसमें थोड़ी ज्यादा आ रही, देखो ये लंबा है, इसको खोलोगे तो इससे लंबा आ जाएगा, C वाला भी लंबा है, B वाला तो और लंबा, D वाला तो और लंबा है, ये जो D वाला है ये तो और लंबा है। तो ये डिस्प्लेसमेंट की एक और डेफिनेशन मिली, क्या मिली, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। और इससे एक कंक्लूजन और निकला बच्चों
कि डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है, यानी कि कितनी वैल्यू आई दो पॉइंट के बीच में, वो हमेशा या तो डिस्टेंस के बराबर होगा या डिस्टेंस से कम होगा। कभी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं होगा। कहने का तात्पर्य क्या है ये समझते हैं। अभी बच्चों हमने देखा कि जब हम O से P गए और P से Q आए, P से फिर से ओरिजिन पे आ गए, तो टोटल जो डिस्टेंस थी वो थी 720 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना था, 0। तो देखो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा आई, डिस्प्लेसमेंट कभी इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ये बात यही लिखी हुई कि डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है, अभी प्लस माइनस से बात हम नहीं कर रहे हैं, हम कितनी वैल्यू आएगी उससे बात कर रहे हैं। तो P तक गए और P से ओरिजिन पे फिर से आए तो 720 मीटर हमको डिस्टेंस मिली, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 ही था। तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है, यानी कि वो कितनी वैल्यू, वो हमेशा डिस्टेंस जो दो पॉइंट के बीच में है, जिसके बीच में तुम डिस्प्लेसमेंट कंप्यूट कर रहे हो, वो या तो डिस्टेंस से कम होगा या डिस्टेंस के बराबर। अब यहीं पर देख लो बच्चों, अगर हम 1 to 2 B के रास्ते जाएं तो जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है वो बराबर ही है, क्योंकि आप 1 से 2 स्ट्रेट लाइन पे गए तो इसकी लेंथ और इस डायरेक्शन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही है, तो ये दोनों बराबर हो गए। लेकिन अगर आप जाओ A से तो डिस्प्लेसमेंट तो यही रहेगा, क्योंकि आप 1 से 2 पे पहुंचे हो, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, वो तो शॉर्टेस्ट पाथ ही होगी। डिस्प्लेसमेंट कम हो गया, डिस्टेंस ज़्यादा होगी, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से कम रहेगा या बराबर हो सकता है, ज़्यादा कभी नहीं हो सकता। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ बॉडी या ऑब्जेक्ट या पार्टिकल पहले और बाद में कहाँ रहा है, बस इस पर डिपेंड करेगा डिस्प्लेसमेंट, और किसी चीज़ पे नहीं। ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस मैटर इन डिस्प्लेसमेंट, नॉट द एक्चुअल पाथ। किस पाथ से जा रहा है उससे मतलब नहीं है, इनिशियल कहाँ पर था और फाइनल कहाँ पर। आप समझ गए, इतनी कहानी मुझे लगता है सफिशिएंट है आपको ये पता रखने के लिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। आज के बाद तो कंफ्यूज नहीं हो गए मुझे लगता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, समझ गए, ये बहुत सिंपल था। इसको देखो एक बार, आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझ लेते हैं, क्योंकि जब हम अभी आगे चल के और चीज़ें पढ़ेंगे तो उसमें इसका यूज़ होगा। क्या है ये बच्चों, कहोगे सर थोड़ा रेस्ट वेस्ट ले लिया करो, लगातार बताते रहते हो, एकदम रोबोट समझ लिए हो। देखो बच्चों, मैं लगातार बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा टाइम भी ना बिताऊँ कि 2 घंटे में 4 टॉपिक हुए। अब रही बात मजाक करने की, तो क्या यार मजाक करूँ, कुछ किस्से उससे भी तो नहीं याद आते हैं, और जो याद अभी आते हैं वो कॉलेज के, वो ऐसे लड़कों के साथ रहे हैं कि वो पढ़ाई से ज़्यादा सब खुरापाती कर रहे हैं वो सब। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ तुमको बताता हूँ। एक बार जैसे हम लोग हिंदी के लेक्चर में बैठे थे तो टीचर हमारे पढ़ा रहे थे तो हिंदी में आपको पता होगा जो साइंस साइड के स्टूडेंट होते हैं, हिंदी हो या इंग्लिश हो, कोई भी लैंग्वेज हो, वो इतना सीरियसली लेते नहीं, वो सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ यही सब पढ़ा करते हैं। तो पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने कुछ शायद कबीर दास या किसी का कुछ दोहा वो पढ़ा रहे थे, तो एकदम से उन्होंने क्लास में आते ही कुछ दोहा बोलने लगे और पूछने लगे कि ये दोहा किसने लिखा है। तो हमारे जो बगल में एक लड़का मेरा दोस्त बैठा था, उसको खड़ा करा पूछा कि ये दोहा किसने लिखा है। तो वो, अब ऐसे ऐसे दोस्तों के साथ रहा हूँ मैं, क्या कहा वो कहता है सर मैंने तो नहीं लिखा, बाकी पता नहीं इसने शायद लिखा हो। अब बात समझो, मैं क्या किससे बताऊँ तुमको, मिसालें भी किसकी दूँ। इसलिए कह रहा हूँ कि ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान दो, वो सब किससे बताने लगेंगे तो टाइम इसी में पास हो जाएगा, फिर कहोगे सर आप भी वही करने लगे जो बाकी कर रहे हैं। 1 घंटे के वीडियो में 40 मिनट होते ही ये सब बेकार की बात है, 20 मिनट पढ़ाया जाता है, फिर हम कहते हैं कि अरे पढ़ाया ही नहीं गया कुछ। ये देखो ये सब बातें होती रहेंगी। यूनिफॉर्म मोशन बच्चों क्या होता है समझते हैं, क्या कह रहा है पहले अंग्रेजी में समझ लेते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन, ये बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट लाइन में चलना चाहिए, क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही स्ट्रेट लाइन को लेकर है कि मोशन स्ट्रेट लाइन में ही हो रहा है। इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसका कहने का मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब कि उसकी स्पीड जो है, स्पीड वो कांस्टेंट है। मतलब कि अगर वो, अभी बताता हूँ, उसको यूनिफॉर्म मोशन कहा जाएगा। ये आगे अंग्रेजी में लिखा है कि तुम यहाँ से स्टार्ट करें
ओरिजिन से टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, मतलब तुम्हारी जो घड़ी है उसमें स्टॉप वॉच लगी हुई है, स्टॉप वॉच है, तुमने देखा कि भैया t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, 1 सेकेंड पे तुम यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए, और तुमने देखा कितना चले, हम 5 मीटर चल दिए, मतलब तुम 5 मीटर 1 सेकेंड में चले दे रहे हो, इतना तेज चलोगे नहीं लेकिन मान लेते हैं। फिर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी जब तुम्हारी घड़ी में 2 सेकेंड हो चुके हैं स्टॉप वॉच में, तो तुम फिर देखा, तुमने कितना मेजर करा, तुमने देखा कि हम फिर 5 मीटर चल दिए, यानी कि ये 1 सेकेंड का जो गैप है उसमें कितना चले, 5 मीटर, फिर 1 सेकेंड के गैप में कितना चले, 5 मीटर, फिर मान लो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे देखा, तब भी तुम्हारा जो इंक्रीमेंट हुआ वो 5 ही मीटर का हुआ, टोटल तुम 15 मीटर चले हो, लेकिन हर 1 सेकेंड में 5-5 मीटर चले हो, यानी कि तुम्हारी जो स्पीड है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और क्योंकि स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो तो यहाँ भी मोशन डायरेक्शन की ज़्यादा बात नहीं करेंगे। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है हमारी मान लो 15 और टाइम क्या है 3, तो आपकी स्पीड हो गई 5 मीटर पर सेकेंड, और हर सेकेंड में तुम्हारी स्पीड वही बनी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो और सेम स्ट्रेट पाथ पे जा रहे हो। इस टाइप के मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। मोटा मोटी ये है कि भैया स्पीड वेलोसिटी कुछ चेंज होनी नहीं चाहिए, स्ट्रेट लाइन में चलते रहो, वेलोसिटी भी चेंज ना हो आपकी। अब बात स्ट्रेट लाइन की है, इसलिए मैं स्पीड और वेलोसिटी में ज़्यादा डिफरेंशिएट कर नहीं रहा हूँ। कहोगे सर ये क्या बोल रहे हो, अभी इसको समझो फिर मैं बताऊंगा कि उसका यूनिफॉर्म मोशन होना चाहिए। यूनिफॉर्म मोशन कैसे होना चाहिए, अगर वो बॉडी हर इंटरवल ऑफ टाइम पे सेम दूरी चलेगी। इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यहाँ इंटरवल भी इक्वल है 1 सेकेंड का, देखो 0 to 1 सेकेंड आए तो 1 सेकेंड का इंटरवल 5 मीटर चली, 1 to 2 सेकेंड आए तो इंटरवल कितना, इंटरवल यानी डेल्टा टी यानी चेंज इन टाइम वो हुआ 1 सेकेंड और डिस्टेंस 5 मीटर चली, 2 to 3 आए इंटरवल 1 सेकेंड डिस्टेंस 5 मीटर। इस टाइप के मोशन को बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। कहोगे सर ऐसा भी होता है, बिल्कुल होता है यार, कार वार नहीं चला तो एक स्पीड पे सीधे एकदम चलते चले जा रहे हो, होता है कि नहीं होता है, उसको भी स्टडी करना है, वो आसान हो जाता है थोड़ा समझने में। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर मैं आपको जल्दी से थोड़ा बताऊंगा क्योंकि इसकी तो पूरी स्टडी करनी है, पूरी कहानी जितनी हम पढ़ रहे हैं ये। अगर सर हर टॉपिक पहले आप इंपॉर्टेंट बता देते हो कि ये इंपॉर्टेंट वो इंपॉर्टेंट, बच्चों सभी कुछ इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं। इंपॉर्टेंट और नॉन इंपॉर्टेंट क्या होता है, तुम नेचर को समझने आए हो, फिजिक्स इज ऑल अबाउट नेचर, यही तो कि नेचर में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, तो जब वो सब समझना है तो सब कुछ इंपॉर्टेंट। अब पोजीशन टाइम ग्राफ क्या है, अगर कोई ये एक एक्स एक्सिस बनी है, एक्स एक्सिस यानी कि ऑब्जेक्ट यहां से कहीं ओरिजिन से स्टार्ट करेगा, ऊपर की तरफ, नीचे भी जा सकता है, अभी हम पॉजिटिव की बात करेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वो ऊपर कहीं जा रहा है तो ये +20 मीटर, मीटर्स में है सारी दूरियां, या तो वो 20 मीटर पे, अभी वो 40 मीटर पे खड़ा हुआ है, यानी कि मार्कर्स लगे हुए हैं, मार्कर्स यानी कि जहां पर हमको डिस्टेंस पता है कि ओरिजिन से 20 मीटर, ओरिजिन से 40 मीटर और ये और आगे होगा। अभी कोई आप मान लो हो आप 40 मीटर पे खड़े हो, अब इस एक्सिस पे मैंने टाइम दिखाया है, इसका क्या मतलब है भैया, टाइम तो एक बार स्टार्ट कर दिया, मान लो आपने स्टॉप वॉच है आपके पास, मैंने कहा था ना कि कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में टाइम जरूर होता है, तो टाइम आपने स्टॉप वॉच, ये आपकी घड़ी है, ठीक है, उसने आपने दबा दिया स्टॉप वॉच, तो आप 40 मीटर पे खड़े रहो, 20 मीटर पे खड़े रहो, कहीं भी खड़े रहो, इसको आप चेंज करोगे, टाइम तो एक बार स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा, वो बढ़ता ही जाएगा, यानी पहले 10 सेकंड होगा, फिर 20 सेकंड होगा, फिर 30 सेकंड होगा, ऐसे करके टाइम बढ़ता चला जाएगा। लेकिन आप अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हो टाइम के साथ, मतलब कभी तुम आगे बढ़ रहे हो तो कभी पीछे आ रहे हो, तो कभी धीमे धीमे चल रहे हो तो कभी तेज तेज चल रहे हो। ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब है कि देखो जरा, हर टाइम पर जब 10 सेकेंड समय हुआ तब भी तुम 40 मीटर पर ही थे, ये देखो ग्रीन लाइन देख रहा है, तुम 40 मीटर पर ही थे, जब 30 सेकंड हुआ तब भी 40 मीटर पे थे, यानी कि तुम अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहे हो, तुम जिस डिस्टेंस पे थे ओरिजिन से उतने पे ही मेंटेन करो। इसीलिए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है वो स्ट्रेट लाइन दिखाएगा, इसका मतलब हर एक टाइम पर पोजीशन उतनी ही बनी हुई है। बात समझ, कुछ लड़के इतना कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ का मतलब है बॉडी ऐसे चल रही है टाइम के साथ, अरे ये क्या मतलब है, टाइम के साथ ऐसे चल नहीं रही है, वो अपनी जगह पे बनी हुई है, जो कि जगह हर टाइम पर कांस्टेंट है। अगर वो चल रही होती, मान लो वो 20 पे आती, टाइम 20 सेकंड पे 20 पे आती, तो ये पॉइंट यहाँ पर कहाँ आ जाता है, यहाँ पर है, ये कुछ चेंज होता रहता। बात समझे, ये समझो यूनिफॉर्म मोशन का पोजीशन टाइम ग्राफ,
पोजीशन यानी ऑब्जेक्ट की कैसे चेंज हो रही। ये देखो एक स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, एकदम स्ट्रेट लाइन है, कहोगे सर है। अब देखो क्यों ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है, देखो मान लो हम यहाँ पर एक 1 सेकेंड का मान लेते हैं, टाइम एक्सिस है ना, 1 सेकेंड का एक गैप लेते हैं यहाँ पर, फिर ये 1 से 2 आते हैं, 1 से 2 आते हैं, ये भी देखो 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल है कि नहीं है। अब अगर हमें पता करना है कि भैया 1 सेकेंड में पोजीशन कितनी चेंज हुई, पोजीशन कितनी चेंज हुई, तो हमको पता है कोऑर्डिनेट सिस्टम हम पढ़ रखे हैं कि यहाँ से ऐसे जाएंगे और ये जो पॉइंट यहाँ इंटरसेक्ट करेगा उसके सामने वाला पॉइंट देखेंगे। हम मान लेते हैं ये कितना है, 10 मीटर है, देखो 10 मीटर, ये डिस्टेंस आ गई कुछ, ये आ गया कि भैया 1 सेकेंड में 10 मीटर मूव कर रहा है। फिर हम दूसरे वाले सेकंड में गए तो हमने क्या करा, ऐसे 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 यहाँ पर ये कहीं आया स्ट्रेट, ये इसके सामने देखा। अब जब हम ये देखेंगे ये वाली दूरी तो ये भी 10 ही मीटर आएगी, और ये टाइम इंटरवल कितना हुआ, ये भी 1 सेकंड हुआ, ये भी 1 सेकंड। तो यानी कि हम जब बढ़ रहे हैं एक्स एक्सिस पे तो टाइम तो अपना चलता चला जा रहा है। हम देख रहे हैं कि हर एक इंटरवल पे, हर 1 सेकंड पे हम कितना चल रहे हैं, 10-10 मीटर चल रहे हैं। इसीलिए ये जो लाइन है ये स्ट्रेट बन गई। अगर हम 10 सेकंड पहले चलते और फिर अगले ही सेकंड हम धीमे हो जाते, मतलब मान लो हम 2 ही मीटर चले, तो ये वाला पॉइंट जो यहाँ पर आ रहा है वो कहीं यहाँ आता, तो ये ग्राफ ऐसे स्ट्रेट ना जाने की वजह कैसे चला जाता है, ये ऐसे चला जाता। बात समझो बच्चों, यानी कि पूरा थ्रू आउट द टाइम हम क्या कर रहे हैं, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये देखो 10 मीटर। बात समझे कि नहीं समझे, बात समझे, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। आप जो इंटरवल है उसमें इक्वल डिस्टेंस चल रहे हो, यही यूनिफॉर्म मोशन है। अब ये मत कह देना ये 10 मीटर है सर, स्ट्रेट लाइन है तो ये कितना होगा, वो सब मैथमेटिक्स है, वो जब क्वेश्चन लगाएंगे तो हमको ज़्यादा समझ में आएगा। ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, एक मैं आपको ग्राफ और दिखाऊंगा, उससे थोड़ा आपको ज़्यादा समझ में आएगा और उसकी डिटेल में भी हम समझेंगे क्या है। ये 10 मीटर है, ये समझ लो, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये एक कार का, मूविंग कार का पोजीशन टाइम ग्राफ। कह दो सर कैसी मूविंग कार, आप गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी अभी ओरिजिन पे है और स्टॉप वॉच में 0 है, आपकी घड़ी जो है उसमें स्टॉप वॉच लगी है वो 0 है। आप कार स्टार्ट करते हो एकदम मस्त, समझ गए, कार स्टार्ट हुई, आप चलना चालू करें। आप जाहिर सी बात है, मान लो ए एक पोजीशन है, यहाँ पर कोई एक पोजीशन ए है, ये ग्राफ पे एक पॉइंट ए है, उसके करस्पॉन्डिंग आप कहीं यहाँ पर हो। आप कहोगे सर इसका क्या मतलब जब टाइम लगभग 10 सेकेंड हो रहा है, टाइम जब 10 सेकेंड हो रहा है तो आप कहीं 50 से कुछ थोड़ा ज़्यादा चले हो, मतलब आप तो ऊपर जा रहे हो ना। कह दोगे सर ऊपर जा रहे हैं, मतलब ऊपर का मतलब ये नहीं कि आप ऊपर जा रहे हो इस एक्सिस का, इसका बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। इसका मतलब है बच्चों कि आप जिस भी ट्रैक पे चल रहे हो उस पे जो वैल्यू है वो वैसे चेंज हो रही है। कैसे, पहले 50 से 0 से 50, फिर 50 से 100 के बीच में कहीं, मतलब ये वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, आपकी डिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है और टाइम इधर बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ से क्या देखने को मिला बच्चों, समझो, जब आप कार स्टार्ट करोगे तो ये जो ग्रीन वाला कर्व दिख रहा है इसका मतलब क्या है, देखो पहले तो एकदम ये टाइम एक्सिस से चिपक के चल रहा है, पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही है। ये लाल वाला जो मैं पॉइंट दिखा रहा हूँ ये आगे कहीं बढ़ ही नहीं रहा है, ये बस अभी यहीं पर बना हुआ है। ये देखो यहीं पे बना हुआ है, कहाँ तक, लगभग 4 सेकंड तक आप बस एक्सेलरेटर खींच रहे हो, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रही। थोड़ी देर बाद कार स्टार्ट होती है, कार बढ़ना चालू होती है, तो कार बढ़ती जरूर है लेकिन बड़ा धीमे धीमे आगे बढ़ रही है। देखो 4 से 6 जब 2 सेकंड हुआ, 2 सेकंड, तो अगर आप डिस्टेंस मेज़र करो तो ये इतनी ही डिस्टेंस चली है। कितनी, ये इतनी डिस्टेंस। फिर क्योंकि गाड़ी एक्सेलरेट हो रही है, आप लगातार एक्सेलरेटर पे पैर दबा रहे हो, अब क्या हुआ, और ज़्यादा तेज एक्सेलरेट हुई, तो 6 से 8 वाले सेकंड में, यानी कि जब 2 सेकंड और बढ़ा तो देखो क्या हुआ, कार जो है थोड़ा डिस्टेंस और ज़्यादा चली। मतलब पहले वाले 2 सेकंड में उसने कम चला, बाद वाले 2 सेकंड में ज़्यादा, क्योंकि अब उसने स्पीड पकड़ ली है। ऐसा होता गया, आप ए तक उसको एक्सेलरेट करें, फिर आप एक्सेलरेटर पे कांस्टेंट प्रेशर बनाए रखे, अब एक्सेलरेटर को नहीं दबाया, तो 10 सेकंड के बाद ये जो ग्रीन वाली लाइन दिख रही है ये क्या है, ये है कांस्टेंट स्पीड की लाइन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब कि हर 2 सेकंड पे, ये देखो 10 से 12 ये जो जा रहा है ये इतनी ही डिस्टेंस चल रहा है। ये जो आप मेजर करोगे ये इतनी ही डिस्टेंस, बात समझे, ये कांस्टेंट स्पीड का कर्व है।
कांस्टेंट स्पीड। बात समझो। तो ये जो O टू A है ये तो एक्सेलरेशन हो गया, A टू B कांस्टेंट स्पीड हो गई। अब मान लो कोई गाय या कुछ कोई इंसान या कोई जानवर आपकी गाड़ी के सामने आ जाए, तो आप क्या करते हो, या आप ट्रैफिक में आ जाओ, तो कांस्टेंट स्पीड तो बनाओगे नहीं, किसी घुसेड़ तो दोगे नहीं गाड़ी। आप क्या करोगे, आप ब्रेक दबाओगे। तो ब्रेक दबाने में ऐसा नहीं होता कि आपकी कार ऐसे तुरंत वहीं पे रुक जाए, कुछ दूरी तक वो चलेगी, धीमे होते जाएगी। तो इसका मतलब जैसे ही आपने ब्रेक दबाया, ये जो B2C कर्व है ये देखो क्या है कि भाई जब टाइम मान लो ये कितना टाइम है, कुछ भी ये टाइम है 23 मान लो, यहाँ से आप 24 पे आए, यानी 1 सेकंड के टाइम में क्या हुआ, आपकी जो डिस्टेंस थी, ये देखो ये थोड़ा कर्व ऐसे मुड़ के जा रहा है, ऐसे मुड़ के जा रहा है, तो ये डिस्टेंस देखो ये मान लो इतनी चली ये। अब जैसे ही आप 24 से 26 में गए, 24 से 26, ये देखो ये डिस्टेंस जो है अब उतनी तेजी से 2 सेकंड में जहां ज्यादा तेजी से बढ़ रहे थे, अब ये धीमे होती जा रही है। ये जो डिस्टेंसेस है ये कम होती जा रही है, क्योंकि कर्व आपका ऐसे जा रहा है। तो ऐसे कर्व जाने का मतलब क्या है बच्चों, शुरुआत के जो 2 सेकंड या 1 सेकंड जो भी टाइम है उसमें डिस्टेंस ज़्यादा होगी, ये देखो ज़्यादा है, लेकिन अगले ही 2 सेकंड में ये देखो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये कम हो जाएगी। फिर और जब आगे 2 सेकंड बढ़ाओगे या 1 सेकंड जो भी टाइम इंटरवल ले लो, ये देखो और कम हो गई। यानी कि कहने का मतलब है कि कार जो है अब उसकी डिस्टेंस ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, टाइम बढ़ता चला जा रहा है, कार धीमे हो रही है। बात समझे। और एक टाइम आएगा जब C के बाद D तक देखो स्ट्रेट लाइन है जो कि पैरेलल है टाइम एक्सिस से, यानी टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन कार अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रही, यानी कार रुक गई। C to D क्या है, रेस्ट। और अभी मैंने बताया कि रेस्ट वाला जो पोजीशन टाइम ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन में क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। यहाँ पर देखो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। और यूनिफॉर्म स्पीड का मैंने बताया स्ट्रेट लाइन होती है, तो ये देखो स्ट्रेट लाइन है। और B और C क्या है, एक्सेलरेशन वाले कर्व। A to B, 0 to A एक्सेलरेट हो रही है गाड़ी, और B to C डिसेलरेट हो रही है। उसको रिटार्डेशन भी कहीं कहीं पर बोल दिया जाता है, होता एक्सेलरेशन ही है, बस क्या है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब कहोगे सर ये क्या बोल रहे हो, अभी उस पर दिमाग मत लगाओ। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मेरा कहने का मतलब है स्पीड या तो बढ़ेगी या घटेगी। तो जब बढ़ रही है तो हम उसको एक्सेलरेशन कह रहे हैं, और जब घट रही है तो हम उसको रिटार्डेशन बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ ब्रेकिंग हुई, यहाँ एक्सेलरेशन हुआ, बीच में गाड़ी मस्त चली आपकी कांस्टेंट स्पीड पे, फिर वो आके रुक गई। ये बच्चों कहानी थी पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर मूविंग कार। तो आपको 3 हमने ग्राफ हम लोगों ने सीखे। ठीक है बच्चों, बहुत हम लोगों ने जान लिया बच्चों इस लेक्चर में। अब बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेलोसिटी जानेंगे क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, कैसे मेज़र करते हैं 1 डायमेंशन में, सब जानेंगे बच्चों। धीमे धीमे पढ़ते जाओ, मज़ा बहुत आने वाला है, क्योंकि हम लोग ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल लगाएंगे जो आपको थोड़ा दिमाग लगाने पर मजबूर करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।